सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वीडियो देख ही ली होगी, है ना। तो वो हमारा लेक्चर 4 था एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5। एंड स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का इस लेक्चर 5 के अंदर, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्लीवेज के बारे में एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में। ओके, सो जैसा कि आपको थोड़ा सा रिकैप करवाऊं मैं, जो कि हर बार हम करते हैं लेक्चर के अंदर। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर टोटल 4 फेजेस होते हैं। फॉलिकुलर फेज, आपका फिर ओव्यूलेटरी फेज, आपका ल्यूटियल फेज, ये तो ओवेरियन के बारे में था। वहीं आप अल्टरनेट पे देखो तो यूटेराइन के अंदर भी कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि आपका होता है मेंस्ट्रुअल फेज, आपका आपका क्या होता है प्रोलिफरेटिव फेज, और एक लास्ट हो जाता है सेक्रेटरी फेज। ये पढ़ा था हमने। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये वेरी करता है, जो ये फेजेस होते हैं इनके डेज वेरी कर सकते हैं गर्ल टू गर्ल, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अपन ने कुछ ग्राफ्स देखे थे, है ना। मतलब कुछ क्या, एक ही ग्राफ देखा था, मतलब एक पूरा का पूरा, जो कि एनसीईआरटी ने दिखा रखा है कहाँ पर एलएच पीक पे जाता है, कहाँ पे आपका एफएसएच पीक पे होता है, कहाँ एस्ट्रोजन पीक पे रहता है, कहाँ पे प्रोजेस्टेरोन पीक पर रहता है ना। तो ये सारा अपना पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर था। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज के बारे में बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं विद माय इंट्रो। एज यू ऑल नो, माय नेम इज जफर शेख एंड लिखते हैं टॉपिक वैसे तो हमारा रहने वाला है आज फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो कि प्रीवियस लेक्चर का ही है। वहां पे मैंने आपको ये नहीं बताया था कि मानो देखो क्या क्या होता है पूरी साइकिल के अंदर, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो एस्ट्रोजन है वो 2 बार पीक पे जाता है, ठीक है। कब कब जाता है तो याद रखना, पहला तो वो जाता है आपका बिफोर ओव्यूलेशन। आपने देखा था कि ओव्यूलेशन से पहले क्या हो रहा था, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा था, किसकी वजह से, फॉलिकल की वजह से। और दूसरा रीजन, मतलब दूसरा केस कब, जब वो आपका ओव्यूलेशन के बाद वाली केस आती है। और वहां पर आपने देखा था कि एस्ट्रोजन बढ़ता है ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, समझ रहे हो ना। एंड फिर हमने देखा था कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो पूरी लाइफ साइकिल, मतलब पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सिर्फ एक ही बार पीक पर जाता है। ओके, तो आपसे अगर कोई पूछा जाए कि कब आपका प्रोजेस्टेरोन पीक पर जाता है तो बता देना भाई एक ही बार जाता है, आफ्टर ओव्यूलेशन। एस्ट्रोजन कब कब पीक पे जा सकते हैं तो 2 बार जा सकते हैं, एक तो बिफोर ओव्यूलेशन और एक आफ्टर ओव्यूलेशन। समझ आया। उसके बाद याद रखना, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहे हैं तो ये इंडिकेशन होता है। वैसे तो ये इंडिकेशन होता है कि इट कैन बी, जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो आप ये बोलो कि प्रेग्नेंट ही है। हो सकता है वो कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकते हैं, उसकी हेल्थ इश्यू हो सकती है फीमेल के अंदर, ठीक है, स्ट्रेस हो सकता है, डाइट ठीक नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें, मतलब ये सब चीजें क्या करती हैं, डिपेंड, मतलब आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिपेंड करती है इन्हीं सारी चीजों के ऊपर। ओके, सो फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज की बात कर रहे थे अपन। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर जब मान लो फर्टिलाइजेशन होने वाला है तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले स्पर्म आएगा। समझना, ये आएगा आपके पास, ऐसा कुछ स्पर्म होगा, ओके ना। ये स्पर्म आता है और ये जो स्पर्म आता है ना फीमेल के पास, ओवा के पास, मान लो ये स्पर्म हो गया और यहाँ पर कहीं हमने बना दिया ये ओवा। ओके, ये ओवा है। तो याद रखना, यहां पर जो ये स्पर्म और जो ये ओवा है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं अपन लॉक एंड की। लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब ये क्या चीज है, आप में से कईयों के दिमाग में आना चाहिए ये चीज। आपने जैसे कि देखा होगा कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हो, कहां पर, एंजाइम के लिए और सबस्ट्रेट के लिए। सिमिलरली ये चीज हम पढ़ते हैं कहां, यहाँ पर स्पर्म के लिए और ओवा के लिए। समझ रहे हो। तो ये क्या चीज है, जैसे कि आपको पता है हर एक ताले की एक यूनिक की होती है। सिमिलरली हर एक ओवा के लिए, मतलब ये जो ओवा है उसके लिए, वो मान लो ताला है तो उसकी चाबी हर स्पर्म के पास होती है यूनिक। समझ रहे हो। अगर इस स्पर्म के पास इस ताले की चाबी है तो ही ये इसको जाके क्या कर पाएगा, फर्टिलाइज कर पाएगा।
लेकिन अगर इसके पास चाबी नहीं है, यानी इसके पास वो आप बोल सकते की नहीं है, तो ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा। एंड दैट केस आप देखोगे इसके अंदर कि क्या होता है, मैच्योरेशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मान लो अगर स्पर्म आया, अगर इस स्पर्म ने क्या करा, इस ओवा को फर्टिलाइज कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, तो यहां पर अपन एक कंडीशन देखेंगे। यहां एक कंडीशन देखते हैं जिसके अंदर अपन कहते हैं कि जो आपका होगा ना जाइगोट, जाइगोट एम्बेडेड हो जाएगा, एम्बेडेड इन यूट्रस, और जिसकी वजह से ये स्टॉप करवा देगा, स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म एग से मिल जाता है, तो क्या होता है भाई, वो डायरेक्ट जाकर कहाँ अटैच हो जाता है, आपके किसी फीमेल के यूट्रस के अंदर, और यूट्रस में अटैच होते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल की होती है वो रुक जाती है अराउंड 9 मंथ, और उसके बाद फिर आता है लैक्टेशन पीरियड फीमेल का, तब भी जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो स्टॉप रहती है, समझे। तो एक बार ये चीज देख लो, ये जस्ट ओवर थ्रू है, बाकी अपने को डेप्थ में तो देखना ही है, ठीक है। तो चलिए बेटा टॉपिक डालेंगे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के, देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जनरल सी बात है, फर्टिलाइजेशन क्या है, ये वो सारा इवेंट है, कहां से कहां तक, जब स्पर्म एंटर कर चुका होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। आप लिखोगे ऑल इवेंट, all event after sperm's entry till zygote formation। यानी क्या क्या है भाई इसके अंदर, इसके अंदर वो सारे इवेंट आ जाएंगे, कहां से, एक बार स्पर्म एंटर हुआ फीमेल के यूट्रस के अंदर, और वहां से लेकर जब तक जाइगोट ना बन जाए तब तक की आपके जितने भी इवेंट है ना, वो सारे फर्टिलाइजेशन के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म जाएगा जहाँ पे ओवा है उसकी तरफ जाएगा अट्रैक्ट होता हुआ, फिर उसके बाद वहां पर उसके साथ वो बाइंड करेगा, जिसको अपन एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उस एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, पहले स्पर्म का साइटोप्लाज्म ओवम के साइटोप्लाज्म से इंटरेक्ट करेगा, देन तो ऑब्वियस बात है, उसके बाद आप देखोगे कि उसका न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कुछ इवेंट्स होते हैं, किसी को सिनगैमी कहते हो, किसी को कैरियोगैमी कहते हो, ठीक है। तो ये सारे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो है आपका कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन क्या, सॉरी, आपका एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन तो बाद में। तो ये सारे इवेंट आपको समझ में आ गए, जनरल सी बात है, जो जो इवेंट मैंने बताया कि स्पर्म की एंट्री हुई, स्पर्म ओवा के पास गया, उसके साइटोप्लाज्म के साथ उसने फ्यूज करा, फिर उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और ओवा का न्यूक्लियस दोनों का फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। एट द एंड कहीं जाकर जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पर फर्टिलाइजेशन खत्म। तो सबसे पहले आप देखोगे कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। जो स्पर्म है बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन स्पर्म को कैपेबल बनना पड़ता है, समझ रहे हो, स्पर्म को क्या बनना पड़ता है, आप ये कह सकते हो कि वो ओवा के लिए कैपेबल कर रहा होता है अपने आप को, या प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को, और उन चीजों को करने के लिए उसको कुछ कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप देखोगे स्पर्म के ना हेड के ऊपर, स्पर्म के हेड के ऊपर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो स्पर्म ओवा के पास जाएगा तो उन ग्लाइकोप्रोटीन को उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही उन ग्लाइकोप्रोटीन को रिमूव करेगा तो वहां से कुछ एंजाइम निकलते हैं, उनको कहते हैं अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम, या फिर आप स्पर्म लाइसिन एंजाइम भी बोलते हो। तो वहां से मेजरली 3 एंजाइम निकलते हैं जो कि आपके ओवा के जोना पेलुसिडा के अराउंड वाले 3 लेयर्स को डिसॉल्व करने का मेजर रोल अदा करती है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि स्पर्म के अंदर होगी एंट्री, स्पर्म के अंदर कैल्शियम आयन की एंट्री होगी, जिसकी वजह से स्पर्म का क्या बढ़ जाएगा, स्पर्म का विगरस मोटिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पर्म विगरस मोटिलिटी से भागना चाहिए, और ये स्पर्म के अंदर कैल्शियम आयन कहां से आ रहे हैं, तो याद करो मैंने बताया था सीमन के अंदर होता है ऑलरेडी पहले से ही कैल्शियम आयन, समझे। तो वहां से कैल्शियम आया,
और जिसकी वजह से स्पर्म बहुत स्पीड से भागेगा। तो फटाफट से आप ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, बिफोर स्पर्म फर्टिलाइज फीमेल एग, फीमेल एग या फीमेल ओवम, इसको क्या करना पड़ता है, इट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड को अपन कहते हैं कैपेसिटेट। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, मतलब वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। और प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ भाई कि क्या क्या होता है। देखो समझो, मान लो ये स्पर्म है, ये स्पर्म है और स्पर्म के हेड के ऊपर आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ये स्पर्म हो गया, इसके पास आपको मिलेगा फिर एक्रोसोम, ये हो गया एक्रोसोम। और इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पर यहाँ मिल जाएगा, मैंने बताया रखा हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये चीज हमने पढ़ रखी है भाई, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखना, कलर कर लेना इस चीज को। फिर आप देखोगे कि इसके ऊपर हर पार्ट पे क्या होता है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इसको आप ZP3 रिसेप्टर के लिए प्रोटीन बोल सकते हो। ये जो भी है ना, ये जो है, इनको आप ऐसे लिख सकते हो ZP3 प्रोटीन, क्योंकि ZP3 मतलब जोना पेलिसोडा ग्लाइकोप्रोटीन 3 के ये प्रोटीन है, क्योंकि यही इसी के रिसेप्टर आपको ओवा के ऊपर पाए मिलते हैं। इसको अपन कई बार फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग नहीं, नॉन फर्टिलाइजिंग या एंटी फर्टिलाइजिंग बोल सकते हो। तो वैसे लिखो लिखो मत लिखो, एक ही बात है। तो क्या होता है इनका, आप देखोगे तो इनको रिमूव करना पड़ता है, रिमूवल ऑफ दीज ग्लाइकोप्रोटीन। कौन से ग्लाइकोप्रोटीन है ये, ZP3 के ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, फ्रॉम स्पर्म्स हेड मेक स्पर्म कैपेबल ऑफ फर्दर एक्रोसोमल रिएक्शन, या कैपेबल फोर लिख लो, फोर फर्दर एक्रोसोमल रिएक्शन। मैंने जैसे आपको बताया कि एक्रोसोमल की रिएक्शन करवाने के लिए बहुत कामगार है। सेकंड पॉइंट आप याद रखना कि इसी के अंदर क्या होता है, सेकंड पॉइंट, एंट्री हो जाती है कैल्शियम आयन की, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन मेक स्पर्म, या फिर लिख लो प्रोवाइड स्पर्म विगरस मोटिलिटी टू द स्पर्म। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। पहले स्टेप में हमने देखा कि स्पर्म को फर्टिलाइज करने से पहले क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है। प्रिपेयर होने के लिए भाई सब ये देख लो, ये सारे पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में आप देखोगे कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म क्या करता है, स्पर्म रिकॉग्नाइज करता है, ओवा को बोल लो, oocyte को बोल लो, ओवम के ऊपर जो आपका ZP होता है ना, ZP3 के वो रिसेप्टर, उनको रिकॉग्नाइज करता है। स्पर्म रिकॉग्नाइज ओवम या oocytes ZP3 रिसेप्टर। ठीक है,
एक बार वो क्या कर ले, मान लो कोई भी स्पर्म, कोई सा भी स्पर्म, जैसे ही बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, आपको पता है बहुत सारे स्पर्म एक साथ पहुंचते हैं, तो उनमें से अगर कोई सा भी स्पर्म क्या करता है, इस ZP3 रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, देन वो स्पर्म उसके पास जाके अटैच होता है, जिसके बाद स्टार्ट हो जाता है क्या, पॉलीस्पर्मी। और मतलब आप देखोगे फास्ट ब्लॉकिंग और स्लो ब्लॉकिंग कहते हैं। देन आप देखोगे थर्ड स्टेप, फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है, एंड दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन। ओके, थर्ड स्टेप में आप देखोगे, थर्ड स्टेप में आप देखोगे क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन विल स्टार्ट। और एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए तो रिलीज ऑफ एंजाइम। जैसे कि बताया था मैंने आपको, एक्रोसोम है यहाँ पर, इस वाले पार्ट में रेड वाले एक्रोसोम है, उसके अंदर से एंजाइम निकलेंगे 3 टाइप के। ठीक है, तो फटाफट से एक बार इसको उतारो, फिर अपन कुछ डायग्राम देखेंगे बेहतरीन सा, जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो बच्चों आपने इसे उतार लिया होगा, चलिए बात कर लेते हैं इस थर्ड स्टेप में, यानी एक्रोसोमल रिएक्शन की। अब वो क्या होता है वो देखो, एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब ये है कि एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम थे वो रिलीज होंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो ओवा है और स्पर्म दोनों आसपास आ गए हैं और कैसे दिख रहे हैं, प्यारे प्यारे सुंदर से। तो यहां देखो, इसी ओवा के अंदर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिसको अपन कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। ओके, फिर इसी के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। ठीक है, उसके फिर बाद में आप देखोगे इसी के ऊपर, इन्हीं के आसपास ऐसे बना देते दूसरे कलर से, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और ये वही रिसेप्टर है जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, यानी ZP3 के रिसेप्टर हैं। ओके, हर तरफ होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहीं छोड़ दूं तो नहीं होते, वहां पर हर तरफ होते हैं बेटा, आप अपने आप से बना लेना कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है कि आप देखोगे इसी के आसपास, इसी के चारों तरफ इस तरीके का कुछ सब्सटेंस होता है, तो ये कुछ और नहीं, ये होता है कोरोना रेडिएटा। ये पूरा डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है बेटे, तो इसीलिए आपको बना के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज क्या ही जरूरत है इस डायग्राम को बनाने की। तो आप लोग भी अपने नोट्स में ऐड करना। काफी लोग का तो यही डाउट होता है कि नोट्स बनाने भी हैं या नहीं बनाने, तो क्यों नहीं बनाने, बनाने हैं। कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो डायग्राम देखने को मिलता है एनसीईआरटी में। ओके, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो बीच में एक एसिड पाया जाता है जो सीमेंटिंग होता है, सीमेंटिंग का काम करता है एक तरीके से। ठीक है, अब ये सीमेंटिंग का काम कर रहा है, इसी को कहते हैं अपन हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। ठीक, और एक चीज, ये जो कॉर्टिकल अपन ने ग्रेनुल बनाया इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि एंजाइम फील्ड होता है। एंजाइम बोलो, कुछ सब्सटेंस बोल लो, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एक्सोसाइटोसिस पढ़ा होगा। बीच में यहाँ पे आपको मिलता है न्यूक्लियस उस साइड का। फिर वहीं दूसरी तरफ, फिर वहीं अगर अपन देखें दूसरी तरफ, यहाँ पे बना लेते हैं अपन स्पर्म। ठीक है, मान लो ये स्पर्म है, ये स्पर्म का हेड है। ये स्पर्म का पूरा हेड है। ठीक है भाई, इसके नीचे भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वो मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट। सो मैंने बनाया नहीं, आप बना लेना खुद से, थोड़ा सा छोटा करके पहले इसको, यहाँ से पहले गर्दन बनाओगे,
फिर आएगा वो वाला पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट। ठीक है, हटाओ, हमें जिससे मतलब वो बनाएंगे बस, जो कि हमारा एक्रोजोमल, ये पूरा पार्ट एक्रोजोमल वाला पार्ट है। इसके अंदर एक्रोजोम है। देन आपको बताया था मैंने, यहाँ पर होता है उसका न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ होता है न्यूक्लियस। ओके गाइस, सो फर्स्ट एंड फॉल हम करेंगे क्या, लेबलिंग करेंगे इस चीज की। तो इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, कहाँ पर क्या चीज है। जैसे कि इसकी बात करूं मैं, ब्लैक कलर का जो है ये क्या है। ओके, फिर ये जो ये ग्रीन कलर का है ये देख लेते हैं, ये क्या चीज है। ये वाला जो पार्ट बनाया है रेड कलर से, ये क्या है। उसके बाद ये स्पेस, ये वाला जो स्पेस है ना, ये क्या है, सब आपको भी लिखवाऊंगा। उसके बाद देखो जो ब्लू कलर का है, यहाँ से लिख लेते हैं इस चीज को, यहाँ ब्लू कलर से जो है, ये ब्लू कलर का क्या है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा, तो लिखोगे आप, जैसा कि आप सबसे पहले ये देख रहे हो, इसे कहते हैं अपन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। आप लिख लेना ए बी सी डी और ई। एक चीज और इसमें रह गई है, जो कि है हमारे पास ये ये सॉरी, ये कह रहा हूँ, ये बाहर वाली लाइन, इसको लिख लेंगे एफ। इसको अपन नाम दे देंगे एफ। अब इन सबके नामकरण कर लेते हैं, क्या है भाई। तो अगर मैं ए की बात करूं, तो ए कुछ और नहीं, ये है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, जो कि एंजाइम से भरे होते हैं, एंजाइम फिल्ड होते हैं। बी की बात करूं तो ये है आपका पेरीविटलाइन स्पेस, पेरीविटलाइन स्पेस। ओके, ये स्पेस किसके बीच में होता है, देखो अगर आप गौर से देखो तो सबसे बाहर जो है वो जोना पेलुसिडा है, और अंदर जो है ऊ साइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये होता है बिटवीन जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओ साइट। वहीं अगर मैं बात करूं सी की, तो ये सी क्या है, याद रखना, सी वाला जो है वो कुछ और नहीं, कोरोना रेडिएटा है, सब्सटेंस होता है। ठीक है, फिर इसकी बात करें डी पॉइंट की, तो डी पॉइंट क्या है, ZP3 रिसेप्टर है। क्या है ये, ZP3 रिसेप्टर। ZP की फुल फॉर्म लिख लेना, जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन 3। ओके, उसके बाद अगर आगे देखते हो ई पॉइंट, तो ई पॉइंट कुछ और नहीं, ये है आपका हाइलुरोनिक एसिड है। एंड रही बात इसकी एफ की, तो ये एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है जोना पेलुसिडा को। ठीक है, यही मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा, जो बनाते कौन है, ये उस साइड ही बनाते अपने चारों तरफ। उसके बाद बात करें अगर इसकी, तो यहां पर आप लिखोगे वंस स्पर्म, स्पर्म का हेड अटैच हो जाता है विद ZP3 रिसेप्टर। अगर एक बार ये इसका हेड जो है ये ZP3 के किसी भी रिसेप्टर से अटैच हो जाता है, समझो, इसको समझने के लिए मैं कुछ डायग्राम दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर एक स्पर्म आ रहा है, वो इतना दूर है, यहाँ पर से एक स्पर्म आ रहा है, वो इतना दूर है, और कहीं और यहाँ से जो स्पर्म आया उसका हेड यहाँ से अटैच हो गया। तो क्या होगा कि इस वाले स्पर्म का जो एक्रोसोम होगा, वो अपने अंदर का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है या स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो होता है वो सिक्रीट कर देगा बाहर। तो आप लिखोगे ये जो एक्रोसोम था, एक्रोसोम जो था, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा एंजाइम।
कौन कौन से एंजाइम रिलीज करेगा तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले एंजाइम लिख लेना, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, कोरोना को जो होगा ना, कोरोना रेडिएटा, उसको पेनिट्रेट करेगा, उसको डिसॉल्व करेगा। दूसरा एंजाइम जो सिक्रेट करता है, दूसरा एंजाइम होता है हाइलोरोनिडेज। और तीसरा एंजाइम जो ये सिक्रेट करता है, तीसरा एंजाइम होता है जोना लाइसिन। अब ऐसा नहीं कि पूरे सीक्वेंस में है कोई, बिल्कुल नहीं, इनका कोई सा भी आप पैटर्न यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एंजाइम सिक्रेट कर रहा है। बस ये याद रखना किसका कौन सा काम है। सबसे बाहर क्लियर अगर आप देखोगे तो वो क्या है, कोरोना रेडिएटा। यहाँ पे कहीं लिखवाया मैंने, देखो ये रहा, कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर क्लियर है। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा, ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा यहां से होता हुआ इस कोरोना रेडिएटर के पास, और उसको क्या कर देगा, इट डिसॉल्व कोरोना। ठीक है, यानी कोरोना रेडिएटा की जो लेयर है उसको क्या कर देगा, डिसॉल्व, यानी खत्म कर देगा। ओके, फिर दूसरी बात कर लेते हैं, किसकी, हाइड्रोनिडेज की। तो हाइड्रोनिडेज क्या करेगा, यहां से होता हुआ जाएगा और इस वाले हाइड्रोरोनिक एसिड को क्या कर देगा, ये डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, इट विल डिसॉल्व हाइड्रोरोनिक एसिड। रही बात जोनालाइसिन की, तो जोनालाइसिन क्या करता है, जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करेगा। तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको इट विल डिसॉल्व ZP। ठीक है, Z क्या करेगा, इस जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व कर देगा। चाहो तो आप इन सबको, ये कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और हाइड्रोनिक को एक साथ लिख सकते थे, इसको उठा के यहाँ लिख देते, तो ये इसको वो क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, ये वाला इसको करेगा और ये वाला इसको करेगा। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते थे। ओके, तो यहाँ पर देखो कि किस तरीके से एक एक्रोसोम की रिएक्शन होती है। सबसे पहले स्पर्म के हेड के ऊपर से वो सारे के सारे ग्लाइकोप्रोटीन हटते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म क्या करता है, स्पर्म जाता है और इनके किसी भी एक ZP के पास, किसी भी एक ZP3 रिसेप्टर के पास जाकर अटैच हो जाता है, जिसके बाद अटैच होते ही ये आपका जो एक्रोसोम है वो रिलीज करने लग जाता है 3 हार्मोन, और तीनों हार्मोन के नाम याद रखना, सॉरी हार्मोन कह रहा हूँ, माय मिस्टेक, 3 एंजाइम, तीनों एंजाइम के नाम याद रखना, वो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम पहला, दूसरा हाइड्रोरोनिडेज और तीसरा आपका जोनालाइसिन। अब इनका जो जो नाम है उसी के हिसाब से इनका काम भी है। कोरोना वाला क्या करता है, कोरोना रेडिएटा को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, इसके थ्रू स्पर्म थोड़ा सा अंदर जाएगा, मतलब उसको रास्ता मिलेगा यहाँ से जाने का। फिर उसके बाद जैसे जैसे हाइड्रोनिडेज होगा तो वो बीच की जो है ना, कहाँ लिखा है हाइड्रोनिडेज, ये बीच का जो सीमेंटिंग है, ब्लू कलर से दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या होता है, सीमेंटिंग बिटवीन कोरोना रेडिएटा, तो बीच की सीमेंटिंग को हटाता हुआ जाएगा। और फिर तीसरा सबसे लास्ट, जब ये इस वाली वॉल के पास पहुंच जाएगा तो इस वाली वॉल के पास से इस स्पर्म को अंदर भी घुसना है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं आ तो इसी रिसेप्टर की तरफ से रहा है, तो यहाँ से आते आते इस वॉल के पास जैसे जाएगा तो इस वॉल के थ्रू जोनालाइसिन जब निकलेगा तो वो इसको पेनिट्रेट कर देगा, इसके अंदर वो पेनिट्रेट करके घुस जाएगा अंदर, और अंदर घुसते ही स्टार्ट हो जाएगी कॉर्टिकल रिएक्शन। ओके, तो इसको उतार लो एक बार। सो बच्चों आपने इसे उतार लिया होगा। अब देखो, मान लो स्पर्म आया, स्पर्म इसके थ्रू होता 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 जोना पेलुसिडा की लेयर तक पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ पर एक ZP के पास गया तो बहुत सारे स्पर्म भी तो थे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसे बहुत सारे स्पर्म रेस लगा रहे होंगे, तो बहुत सारे आएंगे भी, तो हो सकता है और भी पहुंच जाए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसके ऊपर कहते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, और एक आता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। वो देख लेते हैं क्या है, उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे, क्लीवेज पे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा।
ओके, फटाफट से एक और देख लेते हैं क्या होता है। तो याद रखना मेरी बात एक बार, व्हेन वन स्पर्म एंटर्स, या फिर आप बोल सकते हो व्हेन वन स्पर्म रीचेज द जोना पेलुसिडा, तो आप एक बात याद रखना, ओनली वन स्पर्म, ओनली वन स्पर्म, ओनली वन स्पर्म कैन एंटर इन oocyte। ठीक है, समझ में आ रहा है। और आगे लिखोगे पॉलीस्पर्मी इज नॉट अकर्ड। ठीक है, अकर लिख लो या नॉट अलाउड लिख लो। अभी क्या होता है पॉलीस्पर्मी का मतलब समझना, पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है मैनी स्पर्म। क्या होता है इसका मतलब, मैनी स्पर्म्स, यानी सिंपल भाषा में कि बहुत सारे स्पर्म अलाउड नहीं है, नहीं जा सकते उस साइड के अंदर। ठीक है, तो यही एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि अगर आप देखोगे गौर से तो हम देखते हैं, इसको कहते हैं फास्ट ब्लॉक। पहला केस, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या मतलब है इसका, फास्ट ब्लॉक का? तो देखो, मान लो कि ये था हमारे पास जोना पेलुसिडा, मान लो ये था हमारे पास oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर की तरफ ये जोना पेलुसिडा की लेयर है। ठीक है, अब क्या होगा, हमने जैसे कि देखा था स्पर्म आया था, है ना भाई, यहाँ पर क्या आया था, स्पर्म आया था। मान लो स्पर्म ने इसके अंदर पेनिट्रेट हो चुका था, वो याद रखना। तो वो क्या हुआ, जैसे इसके पास आया इस तरीके से होगा। अब क्या देखने को मिलता है हमें, यहाँ देखने को मिलता है कि बहुत सारे इसके अंदर, पहले पेरिपेटलाइन स्पेस के अंदर की मेम्ब्रेन कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, यहाँ पे वो 11th वाला कॉन्सेप्ट आएगा, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। अब क्या होता है, जैसे ही स्पर्म क्या करता है, इस ऊ साइड वाली मेम्ब्रेन को टच करता है, तो अंदर तो आपको पता है भाई यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं। अब यहाँ पे लिखना बेटा, देखो, एज स्पर्म कॉन्टैक्ट विद oocyte, जैसे ही ये जो स्पर्म है ये इस oocyte वाली मेम्ब्रेन से अटैच होगा, तो यहाँ पर एक चैनल होता है बेटा, उस चैनल को अपन कहते हैं VGC, वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक चैनल होगा, वो भी कौन सा चैनल होगा, सोडियम चैनल। ये चैनल कौन सा है, सोडियम चैनल, वही होता है VGC। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर स्पर्म इसके पास एंटर हुआ, तो यहाँ से स्पर्म से सोडियम अंदर चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अब बाहर से सोडियम अंदर जा रहा है, तो अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है बढ़ता जाएगा, बाहर की तरफ नेगेटिव ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा यहाँ से, पहले मैंने बोला सोडियम आयन विल एंटर इनसाइड प्लाज्मा। बाकी यहाँ पे आपके पास वो न्यूक्लियस पड़ा ही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इनसाइड प्लाज्मा चला गया। अब प्लाज्मा के अंदर जाने के बाद क्या होगा कि यहां से ये पूरी तरीके से, मतलब जैसे ही ये स्पर्म इसके अंदर एंटर हुआ, तो ये वाली जो बाहर की लेयर थी ना, बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये स्पर्म को ब्लॉक कर देगी हर रास्ते से, मतलब जितने भी रिसेप्टर वाली जगह थे ना, उन सारे रास्ते को ब्लॉक कर देगी, और इस वाले स्पर्म के हेड को भी अंदर ले लेगी, जिसकी वजह से ये वाला रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा, और दूसरा स्पर्म यहाँ नहीं आ सकता। और जैसे यहाँ पर आयन अंदर घुसा, तो इस वाले केस को अपन कहते हैं डीपोलराइज, डीपोलराइज्ड स्टेट कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अपन डी पोलराइज स्टेट।
और इस स्टेट में कोई और स्पर्म एंटर कर जाए, वो उसका बहुत ही रेयर चांस है। तो आप लिख सकते हो रेयर चांस दैट अदर sperm will enter into depolarized oocyte। ठीक है, यानी बहुत रेयर चांस है, और इसी को अपन कहते हैं जोना रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटा, याद रखना, दिस इज जोना रिएक्शन, और इसीलिए से अपन कहते हैं फास्ट ब्लॉक। एक आ जाता है अपना स्लो ब्लॉक। अब स्लो ब्लॉक क्या होता है, सेम चीज है, जैसे कि यहाँ पर हुआ ना कि यहाँ पर बहुत जल्दी से बाहर वाली लेयर ने कवर कर लिया। स्लो ब्लॉक में क्या होता है, वो धीरे धीरे कवर कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है भाई, सोडियम आयन जितने थे सारे अंदर आ गए। सोडियम आयन अंदर आया तो इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैसा होता है आपका, सोडियम जैसे अंदर आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास सोडियम के चैनल्स होते हैं, सोडियम उसके पास जाके टच होगा। वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन धीरे 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 बाहर निकलना स्टार्ट होगा। अब जैसे कैल्शियम आयन बाहर निकलेगा, इन ग्रेन्यूल्स के पास आकर इनको धक्का देगा, जिसकी वजह से इनके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो इस पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर जाकर गिरेगा, एंड आपका जोना पेलुसिडा विल बिकम हार्डर। ओके, तो एक फटाफट इसको उतारो, फिर अपन सेकंड इसका स्लो ब्लॉक देखेंगे। तो बेटा स्लो ब्लॉक में देख रहे हो, स्लो ब्लॉक में क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये आपका oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगेन थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसका क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा। ये तो इसके बाहर की तरफ आपको क्या मिल रहा है, जोना पेलुसिडा के लिए। ओके, तो अब इसके अंदर क्या था, मैंने अभी बताया था कि यहां से स्पर्म ने एंट्री कर ली थी, स्पर्म ने एंट्री मार रखी थी, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से सोडियम आयन अंदर आ चुके थे, इसकी वजह से हमने देखा था अभी सोडियम आयन क्या हुए थे, अंदर आ चुके थे, कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे कि यहां से जो सोडियम अंदर आया था, सोडियम आयन, अब ये सोडियम क्या करेगा, ये सिग्नल देगा। यहाँ पर होता है हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और बगल बगल में होते हैं हमारे पास कॉर्टिकल। ठीक है, तो अगर आप समझना चाहते हो, थोड़ा ऊपर से बना लेते हैं डायग्राम, क्योंकि बेटा थोड़ा काम पड़ेगा यहाँ पर। मान लो ये सोडियम आयन अंदर आया था, तो ये क्या देगा, ये सिग्नल देगा, सिग्नल देगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ऑब्वियस ही बात है, इस यहाँ पर भी आपके पास क्या पाया जाता है, यहाँ लिख लेते हैं सोडियम आयन will give signals to sarcoplasmic reticulum। ठीक है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर वो सिग्नल दे रहा है, तो याद रखना इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर क्या रिलीज होगा, ये रिलीज करवाएगा रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। अभी जैसे ही कैल्शियम आयन, मान लो यहाँ से कैल्शियम आयन निकला, तो कैल्शियम आयन इसको धक्का देगा, इस ग्रेन्यूल को, और ये ग्रेन्यूल जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और जितना भी इसके अंदर सब्सटेंस होगा वो सारा सब्सटेंस वो यहाँ से बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालने की वजह से क्या होगा, ये सारा का सारा सब्सटेंस इसके अंदर भर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भर जाएगा, जिसकी वजह से जो जोना है, जोना पेलुसिडा, वो हार्ड हो जाएगा। तो याद रखना ये सारे के सारे भरे पड़े, इस वाले प्रोसेस को अपन कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। समझे। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे, जैसे ये निकलेगा, इट कॉज एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ ग्रेन्यूल, एंड ग्रेन्यूल का जैसे एक्सोसाइटोसिस होगा तो उसके अंदर का सारा सब्सटेंस बाहर आ जाएगा। तो आप लिखोगे सब्सटेंस
of granule comes in पेरिविटलाइन स्पेस। ठीक है, और इसके अंदर आने की वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, इसकी वजह से जैसे इस लाइन के अंदर ये ज्यादा सब्सटेंस आएगा, वैसे आपका जोना जो है, जोना पेलुसिडा बिकम्स हार्डर। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से बाकी कोई सा भी स्पर्म इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। तो दो रिएक्शन देखे हमने, एक जोना रिएक्शन है ना, और दूसरा हमने देखा अभी कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, तो एक बार इसको फटाफट से उतारो, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने टॉपिक उतार लिया होगा। वहां पर जैसे कि हमने देखा था फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक हो गया था। अब फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक के बाद अपना एक ही पार्ट बचता है, जो कि मैंने आपको oogenesis के अंदर ही बता दिया था। याद हो अगर आपको, मैंने बताया था स्पर्म सेकेंडरी oocyte के पास जाता है ना, और वहां से दो चीजें बनके निकलती है, एक तो ओवम और दूसरा सेकंड पोलर बॉडी। और सेकंड पोलर बॉडी तो साइड कर दो, ओवम के अंदर ही डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, और वो ओवम ही आगे जाकर जाइगोट बनता है। तो वहां पर अपना पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन खत्म। तो अब स्टार्ट होगा हमारा क्लीवेज। तो टॉपिक डालेंगे बेटा क्लीवेज। याद रखना क्लीवेज भी एक टाइप का माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन बिना G1 और G2 फेज के। तो क्या लिखोगे, इट इज रैपिड डिवीजन just like mitosis but without G1 and G2 फेज। समझे, माइटोसिस के अंदर G1S और G2 दोनों होता था। और अगर आपको याद हो तो माइटोसिस के अंदर G1 और G2 के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबल होता था। ठीक है, तो लेकिन क्लीवेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। क्लीवेज का सेम मतलब मेन मुद्दा ये होता है कि भाई उसको डिवीजन करवानी है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं बनाना, जो जितना है उतना ही रहेगा। जैसे कि मान लो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए, यहाँ पर एक जगह देखते हैं माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई ये पेरेंट सेल है, मान लो ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर 2n है, तो इसके अंदर माइटोसिस होने से पहले ये जाएगा G1 फेज में और इसका कंटेंट डबल होगा, तो ये G1 है। उसके बाद कहीं जाएगा ये S फेज के अंदर, S फेज में लिख लेते हैं, ऐसा कुछ खनिज है नहीं। उसके बाद कहीं ये जाएगा किसमें, इतना ही रहेगा G2 फेज में, और यहाँ पर आपका ये 2n, ये जो आपका क्रोमोसोम तो सेम रहेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। डीएनए कंटेंट मान लो अगर डीएनए कंटेंट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 2C था, तो यहाँ पर ये डीएनए का कंटेंट है, डीएनए कंटेंट अगर आपका यहाँ पर कितना है 2C, तो यहाँ पर वो हो जाएगा 4C। बस इतना याद रखना। ओके, फिर उसके बाद कहीं जाएगा डिवीजन के लिए, और यहाँ से डिवीजन होकर आपको मिलेगा क्या, दो सेल, आपका 2n और 2n इस तरीके से। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ क्लीवेज की, क्लीवेज वाले डिवीजन की बात करूं, तो क्लीवेज के अंदर किसी भी टाइप का G1 और G2 तो नहीं होता। तो डायरेक्टली अगर मान लो ये आपका पेरेंट सेल है और इसके पास कोई कंटेंट जो है, डीएनए कंटेंट जो था, डीएनए कंटेंट जो था वो X था, तो जब ये डिवीजन करेगा तो यहां से दो डॉटर सेल मिलेगी इसको, एक ये और एक ये, और दोनों ही ये डॉटर सेल है, डॉटर सेल्स हैं। और इसका जो कंटेंट होगा डीएनए का, डीएनए कंटेंट वो हो जाएगा X/2, और ये भी हो जाएगा X/2। यानी यहां से यहां तक आने में जो कंटेंट था डीएनए का वो आधा हो गया बेटा। ठीक है, तो याद रखना क्लीवेज के अंदर ऐसा कुछ होता है। तो फटाफट से एक बार इसको जल्दी उतारो, फिर अपन पूरा डायग्राम देखेंगे जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है।
तो बच्चों आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। अब फटाफट से एक डायग्राम बनाएंगे जो कि क्लीवेज का ही है। और एक चीज याद रखना, इन ईच डिवीजन, जो क्लीवेज है, हर क्लीवेज के हर एक डिवीजन के अंदर जो डॉटर सेल बनती है उनको अपन ब्लास्टोमेयर कहते हैं। ओके, ये बात याद रखना। पहले डायग्राम देखेंगे अपन किसका। अब यहां बनाना है अपने को एक पूरा अब गैस करो मैं क्या बना रहा हूं। और आपने गैस कर लिया होगा कि दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, वो भी अपन एक वन साइड देखेंगे। यहां देखोगे तो यहां पर फिर आपको मिलेगा ये कुछ इस तरीके से फिम्बरी हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा लंबा बन गया यहाँ से। और नीचे की तरफ अगर आप याद करो तो यहां पर होगा आपके पास ओवरी। ये है ओवरी। और आपने देखा होगा, आपने जब पढ़ा था तो आपको याद होगा कि इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, यहाँ बहुत सारे प्राइमोर्डियल सेल्स होते हैं। फिर ये आगे जाके प्राइमरी बनाते हैं, मतलब यहाँ से क्या बनता है आपका प्राइमरी। फिर यही आगे जाकर सेकेंडरी, यही आगे जाकर टर्सरी, ये आगे जाकर ग्राफियन। फिर यहाँ से ग्राफियन से रप्चर हो जाता है ये। फिर ये आगे जाके क्या होता है, रप्चर हो जाता है। और यहां से निकलता है सेकेंडरी oocyte। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है। ओके भाई, ये सेकेंडरी oocyte है। अब क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte थोड़ा सा अजीब लग रहा है डायग्राम, बट कोई बात नहीं, चला लेना। सेकेंडरी oocyte फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर मान लो यहाँ बना लेते हैं, सेकेंडरी oocyte यहाँ बना लेते हैं। यहीं पर स्पर्म आया। ओके, यहीं पर मान लो वो जो अपन पे पड़ गया है ना, वो पूरा पार्ट यहाँ स्पर्म आया। अब क्या होगा, ये स्पर्म आगे जाएगा, मतलब ये पूरा पार्ट आगे बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा जाइगोट। ठीक है भाई, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ बन गया जाइगोट। ऑब्वियसली बात है कि इसके ऊपर एक लेयर चल रही थी, इसके ऊपर एक लेयर थी, वो लेयर अभी भी रहेगी, वो लेयर यहाँ भी रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जाइगोट बन चुका है पहला दिन। फिर इसके आगे आप जाओगे तो जाइगोट के अंदर डिवीजन देखने को मिलेगा, फिर बनेगा 2 सेल स्टेज। फिर और आगे जाओगे तो 3 सेल स्टेज, मतलब 4 सेल, सॉरी। जाइगोट से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल स्टेज, और 8 से 16। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लेना भाई, एडजस्ट कर लेना। इस डायग्राम को थोड़ा और खींचते हैं आगे। इस तरीके से फिर ये थोड़ा सा यहाँ देखोगे आप, बना लेते हैं डायग्राम को। मान लो कि ये जो सेल था इसके अंदर 2 बन गए पहले सेल। ठीक है, 2 सेल बन गई, 2 ब्लास्टोमेयर बन गया, और बाहर की लेयर आपके ऐसे ही कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगी। फिर इसके बाद आप देखोगे 2 से 4 बना लेना, एक मतलब 2 और 4। ठीक है, यार हटाओ यार, पहले बना लेते हैं। बाहर जो ना पहले की लेयर अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। उसके आगे आप देखोगे कि यही चीज और आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। ओके, तो अब आप जैसे मर्जी बना लो, आपकी इच्छा, बस याद रखना 8 होने चाहिए। और एट द एंड आप देखोगे 16, यहां बन जाएगा 16। मतलब बहुत छोटी छोटी सेल बना लेना।
अब अगर आप नोटिस करो तो इसके पास ही आपको यहां पर एंडोमेट्रियम की वॉल देखने को मिलती थी। सिमिलर अगर आप इस डायग्राम को और कंप्लीट करो आगे तो यहां पर भी आपको कुछ ऐसा ही मिलता था। यहाँ पर एंडोमेट्रियम की वॉल देखने को मिलती थी बेटा, ठीक है। अब क्या होगा, ये 16 सेल स्टेज यहाँ पे लिख लो, ये आपका जाइगोट है। यहाँ पर आपका 2 सेल स्टेज है, ये आपका 4 सेल स्टेज है, ये आपका 8 सेल स्टेज है, दिस इज 16 सेल्ड स्टेज, समझे। एंड अब क्या होगा, ये जो है यहां से आप देखोगे ब्लास्टोसिस्ट, ओके ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे वैसे तो ये मोरुला है, एडवांस मोरुला। जब ये अंदर आएगा तो ये ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टुला के रूप में अंदर आएगा, ब्लास्टुला, ओके ब्लास्टुला के रूप में अंदर आएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ये बाहर की एक लेयर बना लेते सबसे पहले, उसके अंदर एक लेयर और बना लेना ग्रीन कलर से, और इसी के अंदर आपको अब जो डायग्राम दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। तो ये जो चीज है, इस वाली कंडीशन को अपन कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जो कि होता है 32 सेल्ड स्टेज। अब ये होने से पहले मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे हैचिंग होती है, यहाँ पर कहते हैं हैचिंग। आपने सुना होगा अंडा फूटता है ना, सिमिलरली यहाँ पर से ये आपका ब्लास्टोसिस्ट भी फूटेगा। मतलब जनरल से बात है, ये जो लेयर है ना जोना पेलुसिडा की रेड वाली, यहाँ से ही बाहर निकलेगा और बाहर निकल के कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। और यही चीज आगे जाकर इसके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा, तो इसे कहते हैं अपन इम्प्लांटेशन। और यहां से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है भाई बात आप लोगों को, समझे। यानी ये जो क्लीवेज है, ये पूरा क्लीवेज किस तरीके से हुआ है, यानी पहले निकला आपका जाइगोट, जाइगोट से 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज, और फिर एट द एंड 32 सेल स्टेज। याद रखना, कुछ और बता देता हूं, जो आपका 8 to 16 सेल स्टेज की बात कर लेते हैं। इन दोनों में जो 8 सेल स्टेज है वो अर्ली मोरुला के नाम से जाना जाता है, और जो 16 सेल स्टेज है उसको अपन कहते हैं एडवांस मोरुला, ठीक है। समझ में आया ये बात। उसके बाद अगर आप बोलो ब्लास्टोसिस्ट की बात करूं मैं, तो ब्लास्टोसिस्ट कैसा दिखाई देता है, साइड में देख लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर होता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा की एक लेयर होती है इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। एंड जो मैंने कहा 16 सेल स्टेज, इसके अंदर कुछ इस तरीके से एक ही जगह पर बहुत सारी सेल्स अरेंज हो जाती हैं, इसको अपन इनर सेल मास भी कहते हैं, इनर सेल मास, या आप इसे इनर मास सेल भी बोल सकते हो। और इसी के ऊपर इस तरीके से और लेयरें भी चल रही होती हैं, ओके गाइस। तो ये याद रखना, जो आपका ये वाला पार्ट है, दिस रीजन इज कॉल्ड ICM,
ये पूरा हिस्सा ही खाली स्पेस, ये कहलाता है आपका सिलोम कैविटी, ठीक है, आईसीएम। बाकी ये जो है ये वाला पार्ट, ये कहलाता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, ये आईसीएम क्या है, इनर सेल मास। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया हैचिंग होता है, तो हैचिंग वाला पार्ट अपन देख लेंगे कहां पर, इम्प्लांटेशन में, क्योंकि वहां पर भी अपने को क्या करवाना पड़ेगा, इस ब्लास्टुला से, इस ब्लास्टोसिस्ट से हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो जाके इम्प्लांटेशन होगा। तो वो बाकी का बचा हुआ पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो जिसका टाइटल रहेगा इम्प्लांटेशन। ओके, तो जितना भी मैंने अभी पढ़ाया उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत काम आने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।